हरियाणा, एक ऐसा नाम जिसके ना जाने कितने मतलब हैं। कहीं भगवान का घर, तो कहीं हरा भरा जंगल, और तो और चोरों का इलाका भी। आज ना हम इसी नाम के पीछे की सदियां पुरानी पहेली को सुलझाने वाले हैं और देखेंगे कि ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि हमारे इतिहास का एक पूरा का पूरा चैप्टर है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये हरियाणा शब्द, इसका मतलब है क्या? अब देखिए, पहली नज़र में ना इसका जवाब बड़ा सीधा साधा लगता है, पर जैसा कि हम देखने वाले हैं, इस नाम की जड़ें इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। तो जो सबसे आम सबसे पॉपुलर थ्योरी है वो ये है कि ये नाम दो शब्दों को मिलाकर बना है। पहला है हरि, जिसका मतलब हम सब जानते हैं, भगवान, और दूसरा है अयान, जिसका मतलब होता है घर या निवास। तो दोनों को मिला दीजिए, क्या बना? भगवान का निवास स्थान। है ना सिंपल? ये इस जमीन की जो आध्यात्मिक पहचान है ना, उसको दिखाता है। लेकिन रुकिए, ये परिभाषा तो बस कह सकते हैं कि आइसबर्ग का टिप है। असली कहानी तो अभी शुरू होनी है। तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि हिस्टोरियंस का इस बारे में क्या कहना है। जी हाँ, क्योंकि हरियाणा के नाम के पीछे ना कोई एक कहानी नहीं है, बल्कि कई अलग अलग थियरीज हैं। और मजे की बात यह है कि हर थियरी हमें इतिहास के एक बिल्कुल नए पन्ने पर ले जाती है। अब जरा इस पे नजर डालिए, कितना दिलचस्प है ये। देखिए, कुछ थ्योरीज कहती हैं कि ये नाम आर्भन से आया, मतलब आर्यों का निवास। वहीं कुछ लोग इसे अभिरायण से जोड़ते हैं, यानी अहीरों की जगह। अरे एक कहानी तो इसे महान राजा हरिश्चंद्र के नाम से भी जोड़ती है। पर जो सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन लगता है ना, जिसे ज्यादातर हिस्टोरियंस भी मानते हैं, वो है हरित और अरण्य का कॉम्बिनेशन। मतलब हरा भरा जंगल, जो उस समय की ज्योग्राफी को एकदम फिट बैठता है। और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ये नाम हरिधान्यक से आया, मतलब एक ऐसी जगह जो अनाज से भरपूर हो। और एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग, थोड़ी हटके थ्योरी भी है कि इसका नाम हरना से आया, जिसका मतलब था चोरों और अहीरों का जंगल। सोचकर देखिए, एक ही जमीन की कितनी सारी, कितनी अलग अलग पहचानें। तो इतनी सारी थियरीज और कहानियों के बीच हमें एक पक्का सबूत कब मिलता है? इतिहास हमें बताता है 12वीं सदी। ये वो समय था जब पहली बार ये नाम कहीं लिखा हुआ मिला। और इसका क्रेडिट कैसे जाता है? 12वीं सदी के एक विद्वान थे, पंडित विद्याधर। वो पहले इंसान थे जिन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया और इसे हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर दिया। तो नाम की कहानी तो बड़ी मजेदार थी, लेकिन इस इलाके का जिक्र तो हजारों साल पुराने हमारे ग्रंथों में भी मिलता है। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि हमारे प्राचीन लिटरेचर सोर्सेज हरियाणा के बारे में क्या बताते हैं। और देखिए, सबसे पुराना, सबसे पहला सबूत हमें कहाँ मिलता है? सीधे ऋग्वेद में, जो दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। इसमें रजन थे हरियाणे शब्द का इस्तेमाल हुआ है। सोचिए, ये इस इलाके का पहला लिटरेरी रेफरेंस है, हजारों हजारों साल पुराना। हमारे वैदिक ग्रंथ ना इस इलाके की एक बहुत ही रिच, बहुत ही वाइब्रेंट तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ दृश्यवती जैसी पवित्र नदी का जिक्र है। इसे शक्तिशाली भरत कबीले का घर बताया गया है। अरे वही भरत कबीला जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कुरुक्षेत्र को तब सरस्वनावत कहा जाता था। और इतना ही नहीं, शतपथ ब्राह्मण जैसे ग्रंथ तो यहाँ के लोगों की भाषा और उनके बिहेवियर को एकदम आइडियल मानते थे। अच्छा, वैदिक काल के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जैन धर्म ने भी इस जमीन पर अपनी बहुत गहरी छाप छोड़ी। जैन लिटरेचर में अग्रोहा का जिक्र एक बहुत बड़े तीर्थ और एक बड़े ट्रेडिंग सेंटर के तौर पर मिलता है। और साथ ही रोहतक को भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर बताया गया है। और ये ग्रंथ हमें ये भी बताते हैं कि ये सिर्फ एक रिलीजियस सेंटर नहीं था। यहाँ लोहाचार्य जैसे महान विद्वान रहा करते थे। इकोनॉमिकली ये जगह बहुत प्रॉस्परस थी, खासकर जानवरों, मतलब लाइफ स्टॉक के मामले में। इसका जिक्र यशस्तिलक चंपू में मिलता है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, महापुराण में इसे हरियाणु कहा गया है, यानी योद्धाओं की भूमि। तो एक तरफ धर्म और व्यापार, तो दूसरी तरफ शौर्य। तो जैसे जैन धर्म का प्रभाव था, वैसे ही बौद्ध धर्म का भी हरियाणा में बहुत गहरा असर रहा। बौद्ध ग्रंथ हमें इसकी अलग अलग झलकियां देते हैं। जैसे पंचसूत्री से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध खुद इस इलाके में आए थे। महासमन निकाय यहाँ की उस वक्त की पॉलिटिक्स के बारे में बताता है। और दिव्यावधान ये साफ करता है कि ये बौद्ध धर्म को फैलाने का एक बहुत जरूरी सेंटर था। और भी सबूत है, जरा सोचिए। महात्मा बुद्ध ने खुद गुरुग्राम और रोहतक में लोगों को उपदेश दिए। इससे ये पता चलता है कि रोहतक और अग्रोहा जैसे शहर उस जमाने में कितने इंपॉर्टेंट रहे होंगे।
मतलब ये जैन और बौद्ध दोनों ही धर्मों के सेंटर थे। और एक मजेदार फैक्ट, बौद्ध ग्रंथों में आज का जो थानेसर है ना, उसे श्रोण नाम से जाना जाता था। तो चलिए, अब तक हमने किताबों और ग्रंथों की बात की। अब वहां से निकलकर उन सबूतों को देखते हैं जिन्हें हम आज भी देख सकते हैं, छू सकते हैं, यानी आर्कियोलॉजी और इतिहास के पक्के सबूत। और इसका सबसे बड़ा, सबसे शानदार उदाहरण हमें मिलता है थानेसर में। महान सम्राट अशोक ने यहाँ 300 फीट ऊंचा एक बहुत बड़ा स्तूप बनवाया था। अंदाजा लगाइए, ये आज की किसी 30 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा रहा होगा। कमाल है ना। और यही नहीं, जब फेमस चीनी यात्री हुएनसांग यहाँ आए तो उन्होंने लिखा कि उस समय के थानेसर में एक नहीं, दो नहीं, तीन म्यूजियम थे। ये दिखाता है कि वो उस दौर का कितना डेवलप्ड शहर था। तो ये सारे सबूत मिलकर एक ही कहानी बताते हैं कि बौद्ध धर्म की जड़ें इस इलाके में बहुत गहरी थीं और इसका प्रभाव महान सम्राट हर्षवर्धन के समय तक बना रहा। तो इन सभी अलग अलग धागों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो क्या तस्वीर उभरती है? यही कि हरियाणा सिर्फ एक राज्य का नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसी जमीन है जिसकी विरासत में कई परतें हैं, कई लेयर्स हैं। तो चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं। हमने देखा कि इस नाम के कितने सारे मतलब हो सकते हैं, भगवान के निवास से लेकर हरे भरे जंगल तक। हमने ये भी जाना कि इसका सबसे पुराना जिक्र हमें मिलता है ऋग्वेद में। ये भी देखा कि ये जमीन वैदिक, जैन और बौद्ध इन तीनों बड़े धर्मों का संगम रही है। और आखिर में सम्राट अशोक के स्तूप जैसे पक्के सबूत इसकी ऐतिहासिक गहराई को कंफर्म करते हैं। तो अगली बार जब भी कोई हरियाणा का नाम ले तो ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक सवाल है जिसके जवाब हमें ऋग्वेद के श्लोकों में, बौद्ध स्तूपों के खंडरों में और इतिहासकारों की किताबों में मिलते हैं। ये एक ऐसी पहचान है जिसे हजारों सालों के इतिहास ने मिलकर बनाया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को द परफेक्ट स्टडी जोन सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।